स्टेप्स ऑफ कैश मैनेजमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें 3 स्टेप्स थे। आप लोग पीपीटी पे थोड़ा पीछे जाके देख सकते हैं, मैं पीछे ले जा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप था कैश प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सेकेंड स्टेप था मैनेजिंग द कैश फ्लो, एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेप था डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम कैश लेवल। ओके, डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम कैश लेवल। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं पहले आपको मेंशन किया था, मिल गया था कि डाउट्स रिलेटेड टू द बॉमल मॉडल एंड मिलर एंड ओरर मॉडल हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइम बचेगा तो इन रिसीवेबल्स डिस्कस करेंगे। ओके, थर्ड स्टेप इज डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम कैश लेवल। ऑप्टिमम कैश लेवल का मतलब ये हुआ कि कंपनी को कितना कैश बैलेंस अपने पास रखना चाहिए जिससे कि उसका जो टोटल कॉस्ट जो कि कैश से एसोसिएटेड होता है वो मिनिमम हो। अब लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि विच टाइप ऑफ कॉस्ट आर एसोसिएटेड विथ कैश हैंडलिंग, लाइक दैट ट्रांजेक्शन कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। आज हम लोग बॉमल मॉडल डिस्कस कर रहे हैं। बॉमल मॉडल और मिलर और ओरर मॉडल, ये दोनों मॉडल जो है वो ऑप्टिमम कैश लेवल कितना होना चाहिए उसके रिगार्डिंग ये हमें सजेशन देते हैं कि कितना कैश बैलेंस हमें होल्ड करना चाहिए। फर्स्ट हम लोग बॉमल मॉडल के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। बॉमल मॉडल जो है वो 2 तरीके के कॉस्ट को कंसीडर करता है ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश को डिटरमाइन करने के लिए। फर्स्ट इज ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड सेकेंड इज टोटल कॉस्ट। और ये इनके अकॉर्डिंग ऑप्टिमम कैश बैलेंस तब होता है जब टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट जो हो वो मिनिमम हो, वो सबसे कम हो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टोटल कॉस्ट जो होगा कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट होगा। ट्रांजेक्शन कॉस्ट का मतलब जब हम कैश में सिक्योरिटी को कन्वर्ट करने के लिए जो एक्सपेंसेस करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाया था। अब इंडिविजुअल लेवल पे कि अगर आपको 20,000 रुपए मंथली कैश की जरूरत है और आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हो और एटीएम कुछ कैश यानी ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेता है, तो अगर 2 बार 10,000 लेते हो तो 2 बार ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगा। अगर 5 बार लेते हो तो 5 बार ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगा। तो उसी एग्जाम्पल के बेसिस पे कि जब जब आप ट्रांजेक्ट करोगे उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ओके, दूसरा जो था वो था होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट इज आल्सो नोन एज द कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब कि होल्ड करने, कैरी करने का क्या एक्सपेंस हो जाता है। तो इसका भी मैंने समझाया था कि अगर वो 20,000 रुपीज आप विड्रॉ न करते, बैंक में ही रहता वो अमाउंट, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट अमाउंट आपको मिलता। लेकिन आपने विड्रॉ कर लिया तो वो इंटरेस्ट अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। इसके कारण उस आपने उस इंटरेस्ट अमाउंट को सेक्रीफाई किया, और इंटरेस्ट अमाउंट जो आप सेक्रीफाई करते हो वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। दिस इज द नोन एज द होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कैश। बॉमल मॉडल जो है यानी बॉमल जो है वो कैश डिटरमाइन करने के लिए कुछ एजम्पशंस यानी कि कुछ कंडीशंस प्रिज्यूम किए हैं। वो कंडीशन है कि कंपनी जो है वो एबल हो कि उसको कितने कैश अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी फॉर अ सर्टेन पीरियड। करेक्ट, यानी कि 20,000 रुपए की अगर जरूरत है तो उसको पहले से पता होना चाहिए कि 20,000 रुपीज की मुझे कैश की जरूरत है। दूसरा एजम्पशन ये है कि जो कैश का कंजम्पशन है यानी कि पेमेंट जो वो कैश का कर रहा है वो एक कांस्टेंट रेट से होना चाहिए। कांस्टेंट रेट यानी यूनिफॉर्म में होना चाहिए कि पर डे 1,000, पर डे 2,000, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। और तीसरा वो बताते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो फर्म को, कंपनी को पहले से पता होना चाहिए कि कितना हमारा होल्डिंग कॉस्ट होगा, और उस कॉस्ट में एक ड्यूरेशन में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए कि कॉन्सेप्ट समझ में आया बॉमल मॉडल का। हेलो, सर नहीं सर, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज। कर दूं। देखिए, बॉमल मॉडल जो है वो फाइनली किस लिए है कि कैश अमाउंट कितना रखना चाहिए, ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना कंपनी के पास होना चाहिए, उसके लिए थ्योरी डेवलप किया है। क्लियर, पहला लाइन क्लियर है? यस सर। ओके, दूसरा लाइन एक स्टेप वाइज में जा रहा हूं।
अब ये अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने दो तरीके के एक्सपेंस यानी कि कॉस्ट को कंसीडर किया। पहला ट्रांजैक्शन कॉस्ट और दूसरा होल्डिंग कॉस्ट। ये लाइन क्लियर है? यस हेलो? यस सर। ओके। अब देखो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि कैश को लेने के लिए जब वो अपने सिक्योरिटी को परचेज या सेल करे उससे एसोसिएटेड एक्सपेंसेस, जैसे कि मान लो कंपनी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी सेल करने जा रही है तो उसको कुछ ब्रोकरेज देना होगा, उसको कमीशन देना होगा ना, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो होंगे दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी कि ट्रांजेक्ट करने यानी कि परचेज और सेल करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब परचेज और सेल किस चीज का? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का। एक छोटे लेवल पर हम इसको समझ सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे समझ सकते हैं कि हमारे लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगा अगर हम एटीएम में पैसा विड्रॉ करने जा रहे हैं और एटीएम से पैसा विड्रॉ करते समय वो विड्रॉ पे कुछ अमाउंट बैंक चार्ज कर लेता है, तो वो अमाउंट ही हमारा क्या होगा? ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा। क्लियर? यस ओके। होल्डिंग कॉस्ट क्या होगा? लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था कि कैश को जब हम होल्ड करते हैं तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब इसको थोड़ा समझिए इस तरह कि अगर मान लो आप 20,000 बैंक से विड्रॉ करते हो, अपने पास कैश रखते हो, तो अपने पास जब आप रखोगे तो बैंक उस पर इंटरेस्ट तो नहीं देगा ना। तो ये इंटरेस्ट जो क्या किया? सेक्रीफाई किया उस 20,000 रुपीज को कैश में रखने के लिए। तो ये जो सेक्रीफाई आप कर रहे हो इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट अमाउंट ही इस 20,000 का क्या बोला जाएगा? होल्डिंग कॉस्ट। यहां तक क्लियर है? हेलो? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया कि किस को वो फोकस करते हैं। तो दो चीजें हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। इसको कंसीडर करते हुए वो डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितना कैश बैलेंस रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशन भी अप्लाई किया कि ये कंडीशन अगर फुलफिल होगा तभी हम ऑप्टिमम कैश बैलेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। और उस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एजम्पशंस ऑफ बॉमल मॉडल। जिनके वो तीन एजम्पशंस है। फर्स्ट एजम्पशन से कि द फर्म इज एबल टू फोरकास्ट इट कैश नीड विथ सर्टेनिटी, यानी कि कंपनी को कितने पैसे की जरूरत है एक सर्टेन पीरियड में, उसको 100% पूरा सर्टेनिटी के साथ उसको पता होना चाहिए कि मुझे 20,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी या मुझे 50,000 रुपीज की जरूरत पड़ेगी या मुझे 1 लाख रुपीज की जरूरत पड़ेगी। उसको ये चीज पता होना चाहिए। पहला एजम्पशन। क्लियर? यस हाँ यस सर। ठीक है Yes, सर। हाँ डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन एक एक स्टेप हम क्लियर करते जाएंगे तो कोई डाउट नहीं होंगे। सेकेंड एजम्पशन यानी सेकेंड कंडीशन वो कहते हैं कि जो कैश पेमेंट हम लोग कर रहे हैं या कंपनी कर रही है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होने चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कंपनी अगर मान लीजिए वर्कर को डेली 1,000 रुपीज पे करती है तो वो डेली 1,000 पे करे। ऐसा नहीं कि किसी दिन 500 कर दे, किसी दिन 10,000 कर दे, किसी दिन 5,000 कर दे, इसमें वेरिएशन आ जाएगा। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि वो 1,000 आज भी करेगा, 1,000 कल भी करेगा, 1,000 परसों भी करेगा। क्लियर? ओके सर। सेकेंड एजम्पशन क्लियर है ना? यस सर। यस yes, सर। ठीक है। अब थर्ड एजम्पशन ये होल्डिंग कॉस्ट के रिगार्डिंग है। इस एजम्पशन में वो कहते हैं कि जो इंटरेस्ट अमाउंट हम लोग सेक्रीफाई कर रहे हैं उसका रेट हमें पहले से पता होना चाहिए कि अगर मैं 20,000 विड्रॉ कर लूँ और कैश अपने पास रखूँ तो मैं जो बैंक मुझे 10% का इंटरेस्ट देता वो मुझे नहीं मिलेगा, यानी उसको पता है कि 10% इंटरेस्ट। तो ये चीज उसको पता होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही इसी एजम्पशंस में एक पॉइंट और है कि इट डज नॉट चेंज, यानी कि एक सर्टेन पीरियड में ये जो 10% अमाउंट है चेंजेस नहीं, ये सर्टेन पीरियड के लिए फिक्स होना चाहिए। सर थर्ड पॉइंट फिर से एक बार समझा दीजिए ना। देखिए थर्ड पॉइंट जैसे मैं एग्जांपल दिया कि अगर आप 20,000 रुपीज कैश विड्रॉ करके अपने घर में रख लेते हो, बैंक से निकाल लेते हो। क्लियर? हेलो? यस सर। हाँ। तो इस 20,000 अगर रुपीज मान लो आप
रखते तो उस पर एक इंटरेस्ट अमाउंट मिलता ना, यस सर। जो कि आप हेलो हेलो, किसी हाँ का सर। वीडियो ऑन है, ऑफ कर दो, इसीलिए आवाज हाँ आ रही है। किसी का किसी पूछ वीडियो के आप ऑन, मैच, और फिर किसी जो का डाउट होगा ना तो मैच कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। विशाल वीडियो, सर, शिव शुक्ला सर। हेलो हाँ शुक्ला विशाल सर सर बोलिए। मैं शुक्ला बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ सर। बोलिए। विशाल सर आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं सर, उससे बैंडविड्थ फालतू में ज्यादा लेगा। आप सिर्फ पीपीटी दिखाइए ना, अपना ऑफ कर दीजिए सर, तो अच्छा आपको मेरा, परेशानी नहीं होगा सर। और इस कारण से मेरा ना लैपटॉप जो है क्लोज हो गया, बैकअप नहीं है, शायद शेयर नहीं हो रहा। मैं अपने मोबाइल से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ओके। हाँ सर, तो वो यस सर। वीडियो ऑफ कर सकते हैं सर। वो फालतू में जो आपका वीडियो आ रही है ना सर, वो बैंडविड्थ आपका ज्यादा ले लेगा सर। ओके ओके ओके। वीडियो मेरा शेयर हो रहा है मोबाइल के थ्रू, वो मैं फिर चाह रहा हूँ। यस सर, वीडियो शेयर हो रहा है। आई मीन स्क्रीन शेयर हो यस रहा सर, है। शेयर हो रहा है। ओके ओके ओके। पीपीटी आ गया होगा, आ गया यस सर। सर। हाँ सर आ गया हाँ सर। ठीक है। तो मैं अब एक ही सोर्स से हूँ, अपने मोबाइल के थ्रू। तो मैं एजम्पशन क्लियर हुआ। हाँ, तीसरा एजम्पशन सेट आप लोग बता रहा हूँ कि यस सर। हाँ, आप जो ये 20,000 बैंक से विड्रॉ करके लेकर आए गए घर पे, अपने पास अपने पॉकेट में रखे हो, अगर ये बैंक में होता तो एक इंटरेस्ट अमाउंट मिलता आपको, जो कि आप सेक्रीफाइस करते। तो ये बोल रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट आपने सेक्रीफाई किया वो आपको पहले से पता होना चाहिए। यानी कि 10% मिल रहा है, ये मुझे पता है, अगर मैं ये बैंक में तो 10% का इंटरेस्ट मिलता, ये मुझे पता होना चाहिए। ये एजम्पशंस हो, ठीक है ना। और ओके सर। साथ ही एक चीज और कहता है इसी एजम्पशन में कि ये इंटरेस्ट रेट जो है, यानी कि होल्डिंग कैश का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये सर्टेन पीरियड के लिए चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि 10% आज भी है तो कल भी 10% और परसों भी 10% ही रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। एजम्पशंस क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पीपीटी पे जाते हैं। अब देखो मैंने जो है वो ऑप्टिमम कैश डिटरमाइन कर कॉस्ट कंसीडर करते हैं, एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट और दूसरा होल्डिंग कॉस्ट। क्लियर ना? ठीक है। तो अब देखो ये कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये एक फॉर्मूला दी है, ठीक है। उस फॉर्मूले के बेसिस पे कैलकुलेट किया कि हम कैलकुलेट करेंगे ऑप्टिमम कैश बैलेंस। मैं कुछ पीपीटी नीचे ले जा रहा हूं आपको दिखाने के लिए, फिर वापस आऊंगा। मैं पहले फॉर्मूले पे आता हूं। एक फॉर्मूला देख रहे हैं आप लोग, सामने दिख रहा होगा, द ऑप्टिमम ट्रांजैक्शन साइज विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर सी का इक्वल टू बाय आई। फॉर्मूला दिख रहा है? हेलो, यस सर। हाँ, यहाँ पे सी जो है वो है ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ऑप्टिमम ये कैसे डिटरमाइन होगा अभी मैं बताऊंगा। फॉर्मूला उन्होंने जो सजेस्ट किया उसको क्लियर कर रहा हूँ। टी का मतलब टू का मतलब क्या होगा, ये मतलब है यहाँ पे एनुअल कैश रिक्वायरमेंट। मैंने पहले ही एजम्पशन में बोला था कि कंपनी को ये पता होना चाहिए कितना कैश की रिक्वायरमेंट है, उसको पहले से पता होना चाहिए। तो ए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि एक साल में कितने कैश की जरूरत पड़ेगी, ये एनुअल कैश रिक्वायरमेंट। दूसरा जो टर्म है इसमें टी, टी जो है वो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और वो भी पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, यानी कि एक ट्रांजैक्शन की कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आप बैंक से अमाउंट विड्रॉ करने जाते हो, और एक बार जब आप एटीएम उसमें इंसर्ट करते हो, पैसे विड्रॉ करते हो, तो बैंक 20 रुपीज पर ट्रांजेक्शन आपसे डिडक्ट कर लेता है। तो ये 20 रुपीज जो है ये पर ट्रांजेक्शन चार्ज हुआ, वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट यहाँ पे आएगा। क्लियर? हेलो, और हाँ नीचे सर। है आई। आई यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंटरेस्ट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, होल्डिंग कॉस्ट। क्लियर? यस सर। तो फॉर्मूले को डिफाइन किया मैंने, ये क्लियर हो गया।
Sir, one more time, can you explain? फॉर्मूला Yes, sir. आयुषी अपना माइक ऑफ करना, बहुत आवाज आ रही है। हाँ, सी रिप्रेजेंट द ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ऑप्टिमम कैश बैलेंस मतलब ना मैक्सिमम ना मिनिमम, जितना जरूरत है उतना। ओके, सी क्लियर है ना? यस सर। ए इज द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। जैसे कि एजम्पशंस में हमने पहले ही बोला था कि कंपनी को पहले से पता होना चाहिए कि उसको कितने कैश की जरूरत है। ये एनुअल कैश रिक्वायरमेंट को इंडिकेट करता है। टी टी रिप्रेजेंट द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, वो भी पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, एक ट्रांजेक्शन करने में कितना एक्सपेंस होता है। एग्जांपल इसका मैंने दिया कि अगर आपको कैश की जरूरत है, आप बैंक एटीएम जाते हो और वहां से कुछ कैश विड्रॉ करते हो, तो आप जब जैसे ही कार्ड इंसर्ट करते हो तो आपका 20 रुपीज डिडक्ट हो जाता है, तो वो 20 रुपीज ही ट्रांजेक्शन कॉस्ट हुआ। क्लियर? Yes. Yes. आई यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट अमाउंट को। इंटरेस्ट अमाउंट, और इंटरेस्ट अमाउंट का मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही हमारा क्या है? होल्डिंग कॉस्ट। क्लियर ना? Yes. क्लियर? तो ये फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, कैसे बना है ये फॉर्मूला, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सिंपल ये फॉर्मूला भी समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। अब देखो, आप ना एक नीचे ग्राफ दिया हुआ है। क्लियर? इस ग्राफ को भी समझ लेते हैं और फिर मैं आता हूं कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है, और एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। आप ग्राफ देखो इसमें। क्लियर? एक यहाँ पे कर्व दिख रहा है ट्रांजेक्शन कॉस्ट का, जो कि डाउनवर्ड टू द राइट साइड गया है। दिख रहा है? हेलो? Yes, sir. आप इसमें देखोगे कि ये डाउनवर्ड राइट साइड क्यों गया है, इसको थोड़ा सा अगर हम समझें तो इस तरह समझा जा सकता है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे कैश बैलेंस दिया रहता है, और जो वर्टिकल एक्सिस है उस पे कॉस्ट दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जैसे ही बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? Yes, sir. और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन डिपेंड करता है कि आप एक बार में कितना अमाउंट जो है वो ट्रांजेक्ट करते हो। मतलब अगर आप थोड़ा सा एग्जांपल इस तरह समझो, ये पता है कि एक साल में 80,000 या 80,000 रुपीज की जरूरत है, मुझे पता है कि एक साल में मुझे 80,000 रुपीज चाहिए। अब ये 80,000 रुपीज में 2 बार निकालूं तो 2 ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, 40,000 करना पड़ेगा ना? Yes, sir. अगर 8 निकालूं तो मुझे 10,000 10,000 10,000 8 टाइम करना पड़ेगा। Yes, sir. तो यस सर। जितना निकालूंगा उतना नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ेगा ना, Yes, sir. और जितना ज्यादा अमाउंट निकालूंगा उतना नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मेरा कम हो जाएगा। Yes, तो sir. वही चीज ऑप्टिमम देखो ग्राफ में, जहां पे हम लोग हॉरिजॉन्टल हाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप देखो, यहाँ पे जो कैश लेवल या ऑप्टिमम लेवल जो लिखा है वो कैश अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे अमाउंट का साइज बढ़ता जाएगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हमारे कम होते जाएंगे। क्लियर? ठीक है? हेलो? Sir, Yes, sir, sir. sir, one more time. Can you explain, sir? ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना? Yes. Yes, sir. ओके। मैंने बोला कि एग्जांपल से समझो, मैंने बोला कि मुझे ये पता है कि मुझे एक साल में 80,000 कैश की जरूरत पड़ेगी, मुझे पता है। ठीक है? तो ये 80,000 में अगर मुझे बैंक से निकालना हो तो मैं एक बार भी निकाल सकता हूँ 80,000, या 2 बार 40,000 करके निकाल सकता हूँ, या 10 टाइम 8,000 8,000 8,000 करके निकाल सकता हूँ। क्लियर? Yes. Yes, sir. तो जब मैं छोटा अमाउंट यानी कि 8,000 8,000 निकालूंगा तो मेरा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगा ना, 10 टाइम हो जाएगा। होगा? Sir, कैसे? कैसे? अब तुमको 80,000 की जरूरत है और तुम 8,000 ही निकाल रहे हो, और पूरा 80,000 निकालने के लिए तुम्हें बार बार यानी 10 टाइम तो निकालना पड़ेगा बैंक से पैसे, 10 बार ना। Yes, sir. तो 10 बार आप जब निकालोगे तो 10 टाइम ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लगेगा। अगर मान लो 20 रुपए ट्रांजेक्शन कॉस्ट है तो 10 into 20 हो जाएगा ना, 200 रुपए तो तुम्हारा ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. देखिए, अगर मान लो कि तुम
10 टाइम ना निकाल के तुम सोचते हो कि मैं 2 टाइम ही निकालूं, यानी कि एक बार 40,000 निकाल लूं, फिर वो खत्म होगा, फिर 40,000 निकालूंगा, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या ना इस केस में। तो उस केस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन तो सर 20 सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर, बट आपकी आवाज सर बहुत सर ब्रेक हो रही है। आवाज नहीं क्लियर आ रही मेरी। नहीं सर, हाँ। अरे स्टूडेंट्स को माइक ऑफ करने बोलिए ना, तो क्योंकि उसके वजह से भी ब्रेक होती है आवाज। Yes, students, all of you on है please, आयुषी। please switch off your mic. इसीलिए अब ये अगर कोई इसीलिए ब्रेक हो रही है। माइक बंद अगर कोई कीजिए। डाउट ऑन कर लीजिएगा। हाँ, डाउट होगा तो ऑन कर लीजिएगा। ठीक, ऐसा नहीं है इंटरैक्टिव क्लास नहीं होगा, जैसे ही डाउट हो आप तुरंत ऑन करिए, क्वेश्चन बोलिए, मैं यहाँ से रिप्लाई करूंगा, आप ऑफ कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, अभी हम ऑफ कर रहे हैं। विशाल सर हाँ मैम, ऑफ कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करूं मैं। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो देखो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा साइज ऑफ अमाउंट विड्रॉ का बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होते जाएंगे, और जैसे ही नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगा। इसीलिए ये जो ग्राफ है ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, ये डाउनवर्ड टू द राइट साइड गया है, यानी कि जैसे जैसे कैश बैलेंस बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होंगे, जिसके कारण ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम होता जाएगा। लेकिन दूसरे साइड होल्डिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे कैश अमाउंट बढ़ता जा रहा है, होल्डिंग कॉस्ट वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। इंटरेस्ट अमाउंट कैसे बढ़ रहा है? अगर मान लो आप 80,000 एक बार विड्रॉ करके अपने घर में रख दो, तो 80,000 का इंटरेस्ट जो मिलता है वो आपने सेक्रीफाई किया, क्लियर। अगर आप 10,000 ही होल्ड करके रखते तो इंटरेस्ट अमाउंट कम होता, 20,000 अगर होल्ड करके रखते तो 10,000 के कंपेयर में आपका इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा होता। तो इस तरह जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा, आपका होल्डिंग कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा, और यही रीजन है कि होल्डिंग कॉस्ट का जो कर्व है वो राइट साइड जा रहा है, अपवर्ड टू द राइट साइड जा रहा है, अपवर्ड टू द राइट साइड। अब यहाँ पे ऑप्टिमम कैश बैलेंस ग्राफ में जो दिख रहा है, आप देखिए एक पॉइंट पे होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे ऑप्टिमम कैश लेवल दिखाया गया है नीचे, और वहां पे टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो मिनिमम दिखाया गया है, ठीक है। हेलो हेलो, यस सर। कोई मुझे ये क्लियर मतलब कंफर्म हो जाए कि हाँ आवाज मेरी जा रही है। तो ये टोटल कॉस्ट। अब क्वेश्चन ये है कि हम होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें, और फिर ये जो फॉर्मूला ऊपर दिया गया है C = 280 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये कैसे डिराइव किया गया है, अब इस पे हम लोग फोकस करते हैं। मैं थोड़ा सा कोई एक स्टूडेंट, नाम मुझे नहीं आ रहा है क्योंकि मोबाइल में डिस्प्ले नहीं हो रहा कौन क्लास में है, तो कोई एक स्टूडेंट मुझे बस करेगा, कोई एक, कि अगर मैं कहूँ आपको कि होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? कोई एक स्टूडेंट? हेलो सर होल्डिंग कॉस्ट अगर कैलकुलेट करना हो तो जो टाइम पीरियड है उससे, और टाइम पीरियड जितने के लिए होल्ड कर रहे हैं, और सर्टेन परसेंटेज जितना जो उसका इंटरेस्ट आने वाला था उससे कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूँ, अब माइक ऑफ कर दो, मैं समझाता हूँ। आप ऊपर के स्लाइड में जाओ, मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। देखो होल्डिंग कॉस्ट के रिगार्डिंग जस्ट ऊपर एक और ग्राफ है, यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ दिया गया है कि स्टार्टिंग में जो कैश बैलेंस था वो 20,000 था, दिख रहा होगा, और फिर जैसे जैसे टाइम खत्म होता जा रहा है ये डिक्रीज होते होते एक बार माइनस हो जा रहा है, मतलब माइनस नहीं जीरो पे आ जा रहा है, और फिर उस समय कैश बढ़ के 20,000, और फिर ये यू जिगजैग की तरह बना हुआ। अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, एवरेज, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 2, आप देखोगे एक पॉइंट पे 10,000 दिखाया जा रहा है, और एक फॉर्मूला कोड किया गया है C डिवाइडेड बाई 2। C जो है वो ऑप्टिमम कैश बैलेंस यहाँ एज्यूम किया गया है, और उस ऑप्टिमम कैश बैलेंस का जो एवरेज निकाला गया वो C/2 करके, यानी कि 20,000 डिवाइडेड बाई 2 10,000 करके निकाला गया है।
ये ग्राफ क्लियर हो रहा है? कोई एक रिप्लाई कर दे। नो सर, नहीं, नहीं समझ देखो आया मेरे को। मान लो कि आपने 20,000 रुपीज विड्रॉ करके रख लिया आज की डेट में, ठीक है? तो ये 20,000 आज जो आपने विड्रॉ किया है, खर्च भी तो करोगे। तो खर्च करोगे तो ये धीरे धीरे पैसा खत्म होता जाएगा ना। तो एक टाइम पे तो आपके कैश में, आपके पॉकेट में जो बचेगा वो अमाउंट जीरो हो जाएगा। फिर आप बैंक जाओगे, फिर 20,000 निकालोगे, फिर वो धीरे धीरे खत्म होगा, खर्च होगा, फिर वो जीरो हो जाएगा। फिर बैंक जाओगे, फिर 20,000 निकालोगे, और फिर वो वैसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। ये समझ में आ रहा है जो अभी एग्जांपल मैंने दिया? यस सर। ठीक है, तो वही चीज ग्राफ में दिखाया गया कि स्टार्टिंग में आपके पास 20,000 अमाउंट है। देखो इस पॉइंट पे 20,000 है। जैसे जैसे टाइम्स आगे बढ़ रहा है, ये अमाउंट धीरे 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 कम होता जा रहा है, और एक टाइम पे ये जीरो हो जा रहा है। फिर आप बैंक गए, फिर 20,000 विड्रॉ कर लिए, तो अमाउंट आपके बराबर चला गया। फिर ये धीरे धीरे कंजम्पशन किया, आपने पेमेंट किया, खर्चा किया, फिर ये धीरे धीरे जीरो हो गया। यही ग्राफ में दिखाया गया है। और इस ग्राफ को मैं बोलूं कि आप एवरेज कैसे निकालेंगे, तो सिंपल फॉर्मूला है, जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया था उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 20,000 डिवाइडेड बाई 2। आप देखो यहाँ 10,000 आया है। अगर इसी को मैं फॉर्मूले में थोड़ा सा कन्वर्ट करूं, तो 20,000 को, सॉरी 2 लाख है, मैं 20 बोल रहा हूँ। 2 लाख जो है, इसको ऑप्टिमम कैश बैलेंस माना गया और इसको सी से इंडिकेट किया गया। और ये जो इसका एवरेज निकला C डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 लाख डिवाइडेड बाई 2, ये 1 लाख। बीच में एक डॉटेड लाइन चला गया है, ये बताता है एवरेज कैश बैलेंस को, यानी कि एवरेज अमाउंट। क्लियर? Yes, sir. हेलो? बट सर, हाँ, ये जो एवरेज कैश बैलेंस आता है, उसका कोई नंबर ट्रांजैक्शंस पे कोई असर नहीं होता है? अभी मैं ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी बात कर रहा हूं होल्डिंग कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट निकालने के लिए हम लोगों को एवरेज कैश बैलेंस निकालना पड़ेगा, एवरेज कैश निकालना पड़ेगा। और एवरेज कैश कैसे निकलेगा? जो ऑप्टिमम कैश है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। ग्राफ में यही बस दिखाया गया। अभी ट्रांजेक्शन पर हम नहीं गए, ट्रांजेक्शन आ रहा हूँ, ठीक है ना? ओके ठीक है, सर, ओके ओके अब ओके जस्ट सर। इसके ऊपर की स्लाइड में जाता हूँ, ये वाले स्लाइड पे। इसमें देखो कैरिंग कॉस्ट लिखा हुआ है। कैरिंग कॉस्ट को ही होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। होल्डिंग कॉस्ट इज नोन एज कैरिंग कॉस्ट। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिखाया गया है, C डिवाइडेड बाई 2। C डिवाइडेड बाई 2, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि एवरेज कैश निकलेगा ना, वही C/2 नीचे इंडिकेट भी मैं कर दिया हूं, एवरेज कैश। और इसको मल्टीप्लाई किया गया I यानी कि इंटरेस्ट रेट, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हम लोग बोलते हैं। तो एवरेज कैश और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? होल्डिंग कॉस्ट, या यही इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कैरिंग कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जो पीछे आपने देखा जो ग्राफ था, उसमें एवरेज कैश कितना आया था? 1 लाख रुपीज आया था ना? 1 लाख। यस सर। और इंटरेस्ट रेट अगर मैं अज्यूम करूं कि 10% है, 10%, तो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 100, यानी कि 1 लाख का 10,000 रुपए जो होगा वो होल्डिंग कॉस्ट होगा। अगर हम 1 लाख रुपए एवरेज हमारा है, यानी कि 2 लाख रुपए ऑप्टिमम कैश था, लेकिन एवरेज 1 लाख रुपए आया, तो उसका जो अपॉर्चुनिटी सॉरी होल्डिंग कॉस्ट होगा वो होगा 10,000 रुपीज। कैसे निकला? C डिवाइडेड बाई 2। C हमारा था 2 लाख, डिवाइड किया 2 से 1 लाख आ गया, मल्टीप्लाई किया इंटरेस्ट रेट से, इंटरेस्ट रेट हमने यूज किया 10%, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 10%, यानी कि 10/100, तो कितना आया? 10,000 इज अ होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्लियर हुआ? यस सर। तो एक डाउट है हाँ हाँ, सर, कैरिंग कॉस्ट में तो फिर टाइम पीरियड, मतलब जितने टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो उससे कोई उसका मतलब उससे मैटर नहीं करता है? एकदम मैटर करेगा। अभी मैं ये जो बता रहा था, ये 1 ईयर के एस्पेक्ट में बता रहा था, क्योंकि वहां पे ये जो हमने लिया था ना, एनुअल रिक्वायरमेंट कैश का था, तो यहाँ पे ये एकदम मैंने करेगा
अगर ये आप 3 महीने के लिए निकाल रहे हो तो इंटरेस्ट रेट जो होगा वो 3 मंथ का कैलकुलेट किया जाएगा। अगर 1 डे का कैलकुलेट कर रहे हो तो इंटरेस्ट अमाउंट जो होगा वो 1 डे का होगा, एकदम कंसिडर किया जाएगा टाइम। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो कैरिंग कॉस्ट में अगर कोई डाउट ना हो तो हम लोग ट्रांजेक्शन कॉस्ट की तरफ बढ़े। यस सर। ट्रांजेक्शन तो क्लियर है कि ट्रांजेक्ट करेंगे, ट्रांजेक्ट यानी कि पैसा विड्रॉ करते समय जो एक्सपेंसेस होगा उससे रिलेटेड कॉस्ट। मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया था कि अगर आप एटीएम जाते हो, एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हो और बैंक पर ट्रांजेक्शन 20 रुपीज अगर आपसे ले ले तो वही ट्रांजेक्शन कॉस्ट हुआ 20 रुपीज एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट का। अगर आप 10 बार ट्रांजेक्ट करोगे तो 10 × 20 हो जाएगा, अगर 5 टाइम आप ट्रांजेक्ट करोगे तो 5 × 20 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो, ये जो ए है ये मैंने क्या कोड किया, इसको डिकोड किया था एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, यही बताया था ना। ए इज द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। सी को मैंने क्या बोला था, सी इज द ऑप्टिमम कैश अमाउंट, ऑप्टिमम यानी कि जितना जरूरत है उतना ही। और टी जो है वो है पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब यहाँ पे ए डिवाइडेड बाई सी का मतलब अकाउंट मत समझना, जो नॉर्मली हम लोग अकाउंट फाइनेंस के स्टूडेंट समझ लेते हैं ए ऑब्लिक सी इक्वल टू अकाउंट पे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ए डिवाइडेड सी का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, कितनी बार आपने ट्रांजेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि एक साल में आपको 80,000 रुपीज की जरूरत है और आपने ये डिसाइड किया है कि मैं 40,000 ही एक बार में विड्रॉ करूंगा, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कैसे निकलेगा, 80,000 डिवाइडेड बाई 40,000 निकलेगा ना। हेलो सर। अगर मान लीजिए कि आपने सोचा कि नहीं 80,000 जो निकालना है मैं 20,000 करके निकालूंगा, 20-20 हजार रुपए ही निकालूंगा, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने हो जाएंगे, 80,000 डिवाइडेड बाई 20,000। क्लियर, यानी कि 4 ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ए डिवाइडेड बाई सी जो है वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को बता रहा है। ए क्लियर हो गया एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, सी क्लियर हो गया ऑप्टिमम कैश बैलेंस, और टी जो है पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब थोड़ा सा आप बताओ कि आपने ये सोचा कि मैं 80,000 जो है एक बार ना निकाल के 2 बार निकालूंगी, तो 80,000 डिवाइडेड बाई 40,000 2 ट्रांजेक्शन, और एक ट्रांजेक्शन का कॉस्ट अगर मैं मान लूं कि 20 रुपीज है, आपने 2 बार ट्रांजेक्शन किया, तो टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, नंबर ऑफ 40 ट्रांजेक्शन रुपीज। पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। यस, 40 रुपीज। हाँ करेक्ट, 40 रुपीज। ये कैसे आया, ए डिवाइडेड बाई सी यानी कि 80,000 बाई 40,000 2 आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यानी कि 20 रुपए आपका पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट था, आपने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 40 रुपीज आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट निकला। अब देखो एकदम टू द पॉइंट बता रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ये वाला c इक्वल टू √280 डिवाइडेड बाई i, ये डिराइव कहां से हुआ, ये आया कहां से, ये आया कहां से, इसको समझने के लिए इसका ग्राफ देखो। ये ऑप्टिमम लेवल जहां पे दिखा रहे हैं वहां पे ग्राफ में दिख रहा है कि होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट दोनों बराबर है, इक्वल है, एक दूसरे को कट कर रहा है, मतलब इक्वल है ना। कोई रिप्लाई कर दो स्टूडेंट। यस सर। हाँ, ये जो ऑप्टिमम कैश जो है आप ग्राफ में देखो, ये आया कैसे, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये डिराइव कैसे हुआ, कैसे ये बना ये फॉर्मूला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप ग्राफ में देखो कि जहां पे ऑप्टिमम लेवल लिखा हुआ है डॉटेड लाइन से, वहां पे होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कट कर रहा है। इसका थ्योरेटिकल मीनिंग यही होता है कि उस पॉइंट पे ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ठीक ना। यस सर। ओके, अब देखो सीधा सा फॉर्मूला यहीं से निकल के आ जाता है, आप बना लोगे फॉर्मूला, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कि एक थ्योरी यहाँ पे निकल के आती है कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस वहीं पे होता है जहां पे होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यानी ऑप्टिमम लेवल विल बी एट दैट पॉइंट वेयर होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, दोनों बराबर होंगे। क्लियर, क्लियर। यस सर। ठीक है, यस सर। अब ये
देखो ये दो तरीके हैं, या तो आप इस फार्मूला को रट लो, ये समझने की कोशिश ही मत करो कि ये फार्मूला बना कहाँ से, कैसे डिराइव किया गया है, उससे भी काम चल जाएगा, एग्जाम में पास हो जाओ। लेकिन अगर कोई पूछ दे आपसे कि ये फार्मूला डिराइव कैसे हुआ, ये बना कैसे है, तो उसके पीछे का लॉजिक बस ये है, ग्राफ। वो कहता है कि जहां पे होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट दोनों बराबर हो जाएंगे, वहां पे ऑप्टिमम कैश बैलेंस होगा। अब एक असाइनमेंट छोटा सा 2 मिनट के लिए आपको दूंगा, आप इसको सॉल्व करके मुझे बताइएगा। यहाँ पे देखिए कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, ये पीपीटी डिस्प्ले हो रहा है सामने? यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉपी अगर पेन ना तो 2 मिनट का कैलकुलेशन करके मुझे आंसर देना। यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट लिखा है C डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई I, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है A डिवाइडेड बाई C मल्टीप्लाई बाई T। क्लियर? अब मैं Yes, बोल sir. रहा हूँ कि कैश बैलेंस वहां पे होगा जहां पे ये दोनों कॉस्ट इक्वल होंगे, तो इसके फॉर्मूलों को इक्वल करके C के वैल्यू डिराइव करो आप। यानी कि इस तरह करो, C डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई I इक्वल टू, इक्वल का साइन देना, A डिवाइडेड बाई C मल्टीप्लाई बाई T। और आपको करना क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके C की वैल्यू कैलकुलेट करना है। कर लोगे? Yes, sir. हो गया. Yes, थोड़ा sir. कुछ यस सर। ज्यादा टाइम नहीं, मुझे बस 1 मिनट में आप इसका आंसर दो। इक्वेशन क्या सॉल्व करना है आपको? C Yes, sir. Under डिवाइडेड root T by 2 into I under root 2 AT by I. A डिवाइडेड बाई C मल्टीप्लाई बाई T। Yes, sir. आ गया है. C की वैल्यू आ गई? Yes, Yes, sir. sir. देखो C की वैल्यू जो आप लाओगे ना, वो जस्ट यही वाला वैल्यू होगा जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। Yes, sir. Yes, C sir. इक्वल अंडर रूट 2AT डिवाइडेड बाई I। आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये समझ में आया ना कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। अब तो कोई डाउट नहीं है ना, ये फॉर्मूला बना कैसे। रटना एक उपाय था, लेकिन ये बना कैसे, इसको भी आपने समझ लिया। Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे, इससे रिलेटेड। ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया है। जो यहाँ पे कैश बैलेंस आएगा, कॉमन कहते हैं कि वही ऑप्टिमम कैश बैलेंस है जिसपे कि टोटल कॉस्ट जो होगा कैश हैंडलिंग का, वो सबसे कम होगा। यानी कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम होगा और होल्डिंग कॉस्ट भी आपका कम होगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आप लोगों ने समझा है ना, ये क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस जो है वो 20,000 आता है, मान लेता हूँ एजम्पशन से, ठीक है ना, 20,000। तो इस 20,000 में होल्डिंग कॉस्ट कितना होगा और ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितना होगा? कोई आंसर देगा तुरंत? Repeat करिए ना please. रिपीट कर दे रहा हूँ। मान लेता हूँ कि हम लोग ने प्रॉब्लम सॉल्व किया और हमारा ऑप्टिमम कैश बैलेंस इस फॉर्मूले को यूज करके हमने कैलकुलेट कर लिया, वो आया 20,000। यानी कि 20,000 रुपए हमारा ऑप्टिमम कैश बैलेंस इस बॉमल ने जो फॉर्मूला सजेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग आ गया 20,000। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, मैं क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ कि आपको कितना समझ में आया है, उसके लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक लाइन का आंसर होगा। 20,000 आपका आ गया ऑप्टिमम कैश बैलेंस। मेरा क्वेश्चन ये है, इस 20,000 में कितना होल्डिंग कॉस्ट है और कितना ट्रांजेक्शन कॉस्ट है? Sir, I guess 10,000. करेक्ट, एकदम। यानी आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैं पहले ही बोला था कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस तभी होगा जहां पे होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट ये दोनों बराबर होंगे। ग्राफ में देखो एकदम क्लियर दिख रहा है कि ऑप्टिमम लेवल वहीं पे है जहां पे ये दोनों बराबर है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्टिमम कैश 20,000 है, तो 10,000 हैंडलिंग कॉस्ट, सॉरी होल्डिंग कॉस्ट है और 10,000 ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, और टोटल कॉस्ट हमारा 20,000 है। ये ग्राफ में यहाँ पे फिगर आएगा, ऑप्टिमम के नीचे आ जाएगा आपका 20,000 और 10,000 उसका ट्रांजेक्शन और होल्डिंग भी 10 होगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं दिया हूं, आप लोग इसको सॉल्व करना। मुझे नहीं लग रहा है कि अब इसको समझाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आंसर आपने एकदम करेक्ट दिया है। बस ओवरव्यू दे दे रहा हूं कि XYZ लिमिटेड एस्टिमेटेड इट्स टोटल कैश रिक्वायरमेंट ऑफ ₹2 करोड़ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए कंपनी है वो एस्टिमेट कर रही है कि 2 करोड़ रुपए की हमें जरूरत पड़ेगी। द कंपनीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फंड इज 15% पर एनम, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या है 15%, 15%।
₹150 पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यानी कि एक बार ट्रांजेक्ट करता है तो 150 रुपए उसको देने पड़ रहे हैं। When it convert its short-term security to cash, determine the optimum cash balance. Cash balance चाहिए। तो अब देखो कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है और कुछ नहीं। C आपको कैलकुलेट करना है, अंडर रूट करेंगे 2, ए यहाँ पे कितना हो जाएगा एज पर क्वेश्चन, बताइए एज पर क्वेश्चन ए का अमाउंट कितना होगा? 150 ए द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश ना, annual 2 crore सर 2 करोड़ और और टी ट्रांजेक्शन कॉस्ट, और टी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 150 150 आई इज द होल्डिंग कॉस्ट, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि इंटरेस्ट अमाउंट 15%. 0.15 सर 15%. निकालोगे, ठीक है ना? 2 करोड़ का 15%, और उसको आप सॉल्व करोगे, इस फॉर्मूले में सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो है वो आएगा 2 लाख रुपीज। ऑप्टिमम कैश बैलेंस इज 2 लाख रुपीज, और जो टोटल कॉस्ट आएगा इसका वो आएगा 30,000। सॉल्व करके आप लोग देखना इसको, ठीक है ना? यस सर ठीक है, तो बॉमल में कोई डाउट? बॉमल क्लियर होता है? बॉमल में कोई डाउट? नो सर क्लियर है ना? ये क्वेश्चन जो है मैं आपको ग्रुप पे इसको भेज देता हूं, आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरी चीज एक और मॉडल है, वो है मिलर एंड ऑरर मॉडल। वो भी यही काम करते हैं, वो भी बताते हैं कि कैश कितना होना चाहिए कंपनी के पास। तो उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लें, यस सर। थोड़ा सा टाइम है और बहुत छोटा मॉडल है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो मिलर एंड ऑरर मॉडल जो है ना, वो 3 लिमिट, यानी कि कैश बैलेंस को डिफाइन करने के लिए, डिसाइड करने के लिए 3 लिमिट के बारे में वो बताते हैं। आप इस स्लाइड में देखो 3 लिमिट क्या है। एच का मतलब है अपर कंट्रोल लिमिट, ओ लोअर कंट्रोल लिमिट, और जेड रिटर्न पॉइंट। बस आप जो लिखा है उसको छोड़ दीजिए, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। 3 लिमिट HOZ। एच का मतलब क्या हुआ? अपर, ओ का मतलब लोअर, और जेड का मतलब रिटर्न पॉइंट। इसको आप ग्राफ में देखो, बाकी सारी चीजें भूल जाओ, बस अभी इस ग्राफ में एच, जेड और ओ पॉइंट को देखो। ओ पॉइंट सबसे नीचे दिख रहा है, ये दिखा? यस सर ओ यानी कि ये क्या है? लोअर पॉइंट। लोअर पॉइंट का मतलब हुआ कि कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि इससे कम कैश बैलेंस मेरे पास बचे, वो मिनिमम लेवल है, इतना होना ही चाहिए। लोअर लिमिट का मतलब समझ में आया? हाँ जी मिनिमम लेवल ऑफ कैश बैलेंस, जो कि कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि इससे नीचे मेरा कैश बैलेंस जाए, ठीक है? उसके बाद इस पॉइंट पर आओ, एच पॉइंट। एच यहाँ पे अपर लिमिट था, अपर का मतलब यहाँ पे ये है कि मैक्सिमम लेवल ऑफ कैश, यानी कि कंपनी नहीं चाहेगी कि उससे ज्यादा कैश मेरे पास हो। ये 2 पॉइंट समझ में आया, ओ और एच। एच हायर लेवल यानी कि अपर पॉइंट, ओ जो है वो एकदम मिनिमम पॉइंट है, लोअर लेवल। हायर से ऊपर नहीं जाना चाहेगी कंपनी, और लोअर से नीचे नहीं जाना चाहेगी। जेड जो है वो है हमारा रिटर्न पॉइंट। मैं अभी इसको समझाता हूँ, समझ में आया? ठीक है। अब देखो ये कैसे कहते हैं कि हम कैसे डिटरमाइन करें कि हमारे पास कैश कितना होना चाहिए। तो वो रिकमेंड करते हैं कि हमारे पास जेड होना चाहिए। जेड यानी कि ना हायर होना चाहिए और ना ही लोअर। अगर इसके बीच में अगर हमारे पास कैश है तो वो ठीक है, वो हमारे लिए ठीक है। अब ये कहते हैं, इसको समझाते हैं कैसे, कि अगर मान लीजिए कि हम स्टार्टिंग में जेड पॉइंट पे हैं, जेड पॉइंट यानी रिटर्न पॉइंट है, ये कैसे कैलकुलेट होगा अभी मैं डिस्कस करूंगा, पहले इस ग्राफ को समझ तो है वो पॉइंट। हमारे पास कंपनी ने कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन किया जैसे कि कैश बढ़ते 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 उसके एच पॉइंट को टच कर गया, यानी कि अपर लिमिट को। अब कंपनी के लिए ये पोजीशन ठीक नहीं है। कंपनी के पास जो है वो जरूरत से ज्यादा कैश हो गया एज पर मिलर मॉडल। यहाँ पे क्या हो गया? जरूरत से ज्यादा कैश हो गया। समझ में आ रहा है? तो कंपनी को क्या करना है? कैश कम करना है। इसके लिए आप बताओ थोड़ा
ये कि क्या करेगी कंपनी, सिक्योरिटी परचेज करेगी कि सिक्योरिटीज को सेल करेगी, उसको कैश बैलेंस करना है। परचेज करेगी सर। परचेज करेगी ना, सभी को क्लियर है यस ना? सर। सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास पैसा ज्यादा हो गया है तो आप क्या करोगे, कपड़े परचेज कर लोगे, तो कैश आपका कम हो जाएगा। वही चीज है यहाँ पे कि कंपनी का कैश बैलेंस बढ़ते 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 अगर उस पॉइंट को टच कर जा रहा है, जिस जो कि अपर पॉइंट है, तो कंपनी अपना कैश बैलेंस कम करने के लिए क्या करेगी, ट्रांजेक्शन करेगी, यानी कि कुछ परचेज करेगी, वो ट्रांजेक्शन करके अपने कैश बैलेंस को कम कर देगी। और कम कितना करेगी, जेड पॉइंट तक, यानी कि अगेन वो अपने रिटर्न पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे है कि अगर मान लो थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जाएं, कंपनी का कैश बैलेंस टाइम टू टाइम धीरे धीरे कम होते 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 वो लोअर लेवल को टच कर गया, कम वाले पॉइंट को। हाँ हाँ बताइए, किसी ने आवाज दिया? हेलो, सर किसी ने आवाज दिया? नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करें ना। अब यहाँ पे मैं बोला कि रिटर्न पॉइंट था, थोड़ा रिवर्स में हम लोग सोच रहे हैं कि टाइम टू टाइम कंपनी का कैश बैलेंस कम होते 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 वो लोअर लिमिट को टच कर जाता है एक पॉइंट पे। तो अब यहाँ पे भी कंपनी नहीं चाह रही है कि इससे कम बैलेंस हो, तो इस केस में उसको कैश बढ़ाना है, तो वो क्या करेगी, सिक्योरिटीज को परचेज करेगी बेच या देगी, सेल करेगी सर। सेल करेगी ना, करेक्ट। तो सेल करेगी तो उसका कैश बैलेंस अगेन जेड पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ये ग्राफ तो आप समझ गए होंगे, मुझे लग रहा है ग्राफ में कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन अगेन एक क्वेश्चन है कि सर ये लिमिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कंपनी का ये एच पॉइंट है यानी कि अपर लेवल है, और ये कंपनी का जेड लेवल है यानी कि रिटर्न पॉइंट है, और कंपनी का ये लोअर लिमिट है यानी कि मिनिमम पॉइंट है, ये कैसे डिसाइड किया जाए। तो मिलर एंड ओरर उसके लिए एक फार्मूला सजेस्ट करते हैं। ठीक है, उस फार्मूले को अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस ग्राफ में एक लाइन और हम लोग समझ लेंगे। मिलर ने बोला कि ये जो O और H है, O का मतलब समझ में आ रहा होगा, लोअर लिमिट सर। लोअर लिमिट, और H का मतलब हायर लिमिट। तो ये जो H माइनस O यानी कि डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट इज नोन एज स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इन दोनों का जो गैप है, इस गैप को ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्रेड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड किया कि उसका हायर लिमिट जो होगा वो 20,000 होगा और लोअर लिमिट जो होगा वो 10,000 होगा, विशाल तो सर, यहाँ पे हाँ 2 मिनट, आपका क्लास ओवर हो गया, कंटिन्यू वाइंड अप कीजिए, मेरा स्टार्ट करना है। 2 मिनट में, हाँ 2 मिनट। तो यहाँ पे बस ये ग्राफ में समझा दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे H माइनस O जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्प्रेड, यानी कि एग्जांपल जो मैंने दिया कि अगर H यानी कि अपर लिमिट कंपनी ने डिसाइड किया 20,000 और लोअर लिमिट उसने डिसाइड किया 10,000, तो एज पर मिलर जो स्प्रेड होगा वो होगा H माइनस O, यानी कि 20,000 माइनस 10,000, यानी कि 10,000 अमाउंट इज स्प्रेड। O और H के बीच का जो डिफरेंस है, इसी को हम लोग ग्राफ में देखो, O और H का जो डिफरेंस है इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्रेड बोलेंगे। अब ये स्प्रेड कैसे कैलकुलेट होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। टारगेट अचीव नहीं हो पाया, हम लोगों का टाइम शॉर्ट पड़ गया, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना ये डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को कि स्प्रेड कैसे कैलकुलेट होगा, लोअर लिमिट कैसे कैलकुलेट होगा, अपर लिमिट कैसे कैलकुलेट होगा, रिटर्न पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा। ये 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और साथ ही रिसीवेबल मैनेजमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज रहने दें। यस सर। कोई डाउट यहाँ तक, ये ग्राफ में कोई डाउट? नहीं सर। अच्छा सर, एक चीज पूछना था, बिल्कुल। ये सर जो आप गैप बिटवीन हायर लेवल एंड लोअर लेवल को जो बताया सर स्प्रेड, तो सर उसका कोई क्वेश्चन है क्या इसमें? न्यूमेरिकल में एक समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, थ्योरी समझ में आ ठीक रहा है है ना? सर। ठीक है, हाँ तो नेक्स्ट यस लेक्चर सर। में ये गैप कैसे कैलकुलेट, अपर लिमिट कैसे कैलकुलेट होगा, लोअर लिमिट कैसे कैलकुलेट होगा, रिटर्न पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही रिसीवेबल मैनेजमेंट। ओके, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर।
क्वेश्चन जो है आपको ये क्वेश्चन जो कि बॉमल मॉडल से है, ये मैं ग्रुप में आपको भेजता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर भी मैं दिया हूँ, मैच कर लीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू Thank you, सर। sir.